जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा ये पेपर है नक्सर कॉलेज के मॉक का पेपर है। सो P1 का हम इसको सॉल्व करेंगे। अच्छा क्वेश्चन नंबर वन को अगर हम देखें, सो क्वेश्चन नंबर वन के अंदर हमें दो सर्कल्स दिए हुए हैं और नीचे जो है वो इक्वेशन ऑफ सर्कल गिवन है। यहाँ पर अगर यहाँ पर देखें हम तो इक्वेशन ऑफ सर्कल है फर्स्ट की, और इसी तरीके से दूसरी की भी इक्वेशन ऑफ सर्कल गिवन है। एक को C1 से रिप्रेजेंट किया है और एक को C2 से रिप्रेजेंट किया है। अच्छा अब इसके अंदर इन्होंने ये बात की है कि ये एक तो ये है कि ये दोनों एक दूसरे से मिल रहे हैं, इन पॉइंट्स के ऊपर मिल रहे हैं। ठीक है। सबसे पहले वो ये कह रहे हैं, अच्छा रेडियस अब हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हम जो है ये जो हमारे पास इक्वेशंस हैं, हम इन इक्वेशन से ना सेंटर के पॉइंट्स निकाल लेंगे। तो जो पहली इक्वेशन है हमारे पास C1 की, वो ये इक्वेशन है। और इस इक्वेशन के अकॉर्डिंगली अगर मैं देखूं तो स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर अगर मैं इसको कन्वर्ट करूंगा तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म इस तरीके से कन्वर्ट होगी जो इक्वेशन सर्कल की है, और यूं करके हो जाएगा। ठीक है, तो रेडियस इसका 8 है, इसका रेडियस 8 है। और यहाँ से हमें पता चल रहा है कि ये हमने ये R² के बराबर होता है, तो हमने इसमें कन्वर्ट कर दिया। ठीक है। अच्छा जी, इसी तरीके से ये C1 है तो हम इसको R1 कह देते हैं, ये R1 8 आ गया हमारे पास। इसी तरीके से जो दूसरी इक्वेशन है हमारे पास वो है x-6 और प्लस y² है, तो ये y-0 हो जाएगा। और इक्वल टू R² होता है, तो 100 को हम कन्वर्ट करेंगे R² में, तो ये 10² हो जाएगा। तो इट मीन्स के इसका जो रेडियस है वो 10 आ गया हमारे पास। ठीक है जी। अच्छा अब वो कह रहे हैं कि A O2 और B, इसका जो एंगल है, इसका जो एंगल है वो क्या चाहिए, एक मिनट ठहरिएगा मैं यहाँ से कर देता हूँ। ये हो गया, ये हो गया, और ये पूरा एंगल जो है 1.85 रेडियंस है, ये इसको चाहिए। अच्छा अब हम इसको किस तरह सॉल्व करेंगे, देखें O1 जो है ये C1 का सेंटर है, तो ये रेडियस हमारे पास इसका 8 है, हमें पता है। और इस तरीके से ये भी हमें पता है कि ये भी 8 है। ठीक है, ये भी उसका रेडियस है। इसी तरीके से जो दूसरा सर्कल है उसका रेडियस ये है, तो ये हमें पता है ये कितना है, ये 10 है। सही। और ये भी 10 हो जाएगा, तो ये एक ट्राइंगल मेरे पास बन गया है। ठीक है। हम इसको यूं भी देखें तो दो इक्वल लेंस जो हैं जो कि रेडियस है वो एक कॉर्ड के ऊपर गिर रहे हैं। सही है, तो क्या बन जाएगा, ये मेरे पास आइसोसेलेस बन जाएगा। तो बीच में अगर मैं इसको ब्रेक करूंगा तो ये एंगल सेम होंगे। अच्छा, और मैं एज अ होल भी इसको सॉल्व कर सकता हूँ। अच्छा मुझे रेडियस मुझे ए ओ बी का जो एंगल है वो प्रूव करना है। बेहतर तरीका ये है कि मैं राइट एंगल उठा लूँ, ये वाला आसान तरीका ये है कि मैं यहाँ से इस राइट एंगल को पिक कर लूँ और इसके ऊपर अप्लाई कर दूँ। मैं ये 8 है, ये 10 है, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स, मैं इस पर अप्लाई करूँगा 8/10। तो साइन इनवर्स 8/10 में अगर अप्लाई करता हूँ इसके ऊपर तो क्या हो जाएगा, ये इन टर्म्स ऑफ रेडियंस, एक मिनट ठहरिएगा मैं इसको अलग से कैलकुलेट कर रहा हूँ। साइन इनवर्स 8/10 इन टर्म्स ऑफ रेडियंस में अगर कन्वर्ट करता हूँ इसको मैं, तो रेडियंस के अंदर 0.9893 आ रहा है इसका आंसर, 0.9। और चलें 3 सिग्निफिकेंट तक जाता हूँ तो ये आ रहा है। तो इसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे हम, इसको मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो 1 पॉइंट, टोटल एंगल आ जाएगा 1.85। ठीक है जी, फर्स्ट पार्ट प्रूव हो गया। अच्छा सेकंड पार्ट के अंदर ये डिस्कशन हो रही है कि सेकंड पार्ट अभी यहाँ पे मेरे पास इसका प्रिंट नहीं है, लेकिन सेकंड पार्ट में ये डिस्कशन हो रही है कि शेडेड रीजन जो है वो शेडेड रीजन निकालना है। ये शेडेड रीजन है, ये सारा शेडेड रीजन है, ये हमने निकालना है। तो इसके लिए जो लॉजिक बनेगी वो क्या लॉजिक बनेगी, वो लॉजिक ये बनेगी कि हम, ये मेरे पास है, अगर इसको देखें तो ये मेरे पास सेक्टर है, तो मैं सेक्टर में से लाइक ये सर्कल है, वैसे तो लॉजिक ये बननी चाहिए कि ये लाइक जो है लॉजिक असल तो ये कि सर्कल में से मैं सारा का सारा अनशेडेड पार्ट माइनस कर दूंगा, तो अनशेडेड पार्ट जब माइनस होगा तो क्या आ जाएगा, मेरे पास शेडेड आ जाएगा। ठीक है। अच्छा इसके अलावा एक और लॉजिक भी इसके अंदर यूज़ हो रही है, अगर हम देखें तो सर्कल का बिल्कुल जो है, सर्कल का इस सर्कल के बिल्कुल सेंटर में से ये लाइन जा रही है जो कि दो सेमी सर्कल्स के अंदर इसको कन्वर्ट कर रही है। सो हम क्या करेंगे इसके अंदर, सबसे पहले तो मैं ये वाला पार्ट निकाल लूंगा
फिर सेमी सर्कल से मैं इसको माइनस करूँगा तो ये पार्ट आ जाएगा हमारे पास। अब इसमें क्या होगा कि ये जिस तरह मैंने आपको बताया कि ये सेक्टर है, मेरे पास सेक्टर है, तो अब इस सेक्टर में से पहले सेक्टर का मैं एरिया निकालूंगा। ये मेरे पास 1.85 आ चुका है। तो और ये मेरे पास 10 है, ये भी मेरे पास 10 है। तो सेक्टर का जो फॉर्मूला होता है 1/2 r² थीटा होता है, तो 1/2 r² और थीटा 1.85 है। इसमें से मैं माइनस करूंगा, सेक्टर में से इसमें से मैं माइनस करूंगा ट्राइंगल का एरिया। अब ट्राइंगल जो है वो मैं ये वाला लूंगा। तो ट्राइंगल का एरिया, ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होगा? 1/2 a b साइन c, जो कि है 1.85। ठीक है, मैं इसको सॉल्व करता हूँ कैलकुलेटर पर अलग से। 1/2 और इंटू 10² इंटू 1.85 माइनस 1/2 इंटू 10 इंटू 10 इंटू साइन 1.85। ओके, सो मेरे पास जो एरिया आया ये आया है 44.4 का मेरे पास एरिया आया है। अब मैं क्या करूँगा, सेमी सर्कल में से इसको माइनस कर दूंगा। तो सेमी सर्कल क्या है हमारे पास? πr² माइनस 44.4। तो सेमी सर्कल, इसका जिस सर्कल के बारे में बात कर रहा हूँ उसका जो रेडियस है वो क्या है? वो 8 है। तो 8² हो जाएगा 64/2 पाई माइनस 44/4। तो ये हो जाएगा 32 पाई। मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ। 32 पाई माइनस 44.4, सो 56.13 इसका आंसर है शेडेड का। अच्छा जी, फर्स्ट तो हो गया क्वेश्चन। अभी हम मूव करते हैं टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो बेसिकली किसका है? बाइनोमियल का क्वेश्चन है। और इसमें बात हो रही है कि द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स इन द एक्सपेंशन दिस इज दिस। लाइक ये जो हमें यहाँ पे दिया गया है, ये बेसिकली है x³ प्लस a/x² होल पावर 5। और इसका जो इस इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स टर्म जो है वो क्या है? -et है। और ए का हमें आंसर चाहिए। इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स का क्या मतलब है? ये वो टर्म जिसके साथ एक्स ना हो। ठीक है, मैं इसको ज़रा क्लियर लिख देता हूँ कि x³ प्लस a/x² पावर 5, इसके अंदर इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स निकालना है। अच्छा, अब इसमें इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स किस तरीके से निकलेगा? आपको पता है कि जब एक्सपेंशन होगी तो पहली टर्म जो है हमारे पास क्या आएगी? 15 x⁻15 होगी। ठीक है, क्यों होगी? क्योंकि हम इसमें रखते हैं कि फर्स्ट जो टर्म है, फर्स्ट टर्म x, ये फर्स्ट टर्म है, तो इसकी पावर हम ये वाली रखते हैं। ठीक है, फिर 1/1 ये पावर रिड्यूस होना शुरू हो जाती है। इस तरह आगे जाएंगे तो क्या हो जाएगा? 5c1 आ जाएगा। और ये जो है वो क्या हो जाएगी? इसकी पावर तो 3 है, तो ये 5 माइनस जो है वो 1 हो करके 4 हो जाएगा। ये इस तरीके से ये आ जाएगा, ये टर्म मेरे पास आ जाएगी। और इसकी क्या हो जाएगा? पावर 1 हो जाएगा। ठीक है, ये ए है। ठीक है, अच्छा उसी तरीके से मैं अच्छा इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स की तरफ मुझे जाना है। सो इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स किस तरह होगा? आहिस्ता आहिस्ता मैं करता जाता हूँ इसको। 5c2 हो जाएगा मेरे पास। और 5c2 में ये हो जाएगा x³ की पावर 3। और ये हो जाएगा a/x² और स्क्वायर हो जाएगा ये। ठीक है, ये 3 है। अच्छा, इसी तरीके से 5c3 और x³ की पावर ये 2 हो जाएगा। और ये a/x² है। तो यहाँ से देखिए, अगर हम इसकी पावर 1 हो गई थी, ये 2 हो गई है, और यहाँ पे अब 3 हो जाएगी पावर। अब यहाँ अगर देखें तो इन ये दो पावर जब मल्टीप्लाई होंगे तो 6 हो जाएगा, और ये दो पावर जब मल्टीप्लाई होंगे ये भी 6 हो जाएगा, तो x कैंसिल हो जाएगा। तो इंडिपेंडेंट ऑफ x जो है वो मुझे यहाँ पर वो चीज़ मुझे मिल रही है। x 6 हो जाएगा, ये a³ हो जाएगा अपॉन x 6 हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब 5c3 और a³ ये इंडिपेंडेंट ऑफ x है। और एज पर द क्वेश्चन ये क्या है? -80 है, तो ये -80 हो जाएगा ये। अब 5c3 हम निकालते हैं कैलकुलेटर से। 5c3 जो कि बन रहा है 10। ठीक है, और उस साइड पे जाके जब 10 डिवाइड होगा तो ये हो जाएगा -8। अब हम क्यूब रूट लेंगे तो क्यूब रूट में इसका आंसर आएगा -2। ठीक है, कैलकुलेटर से आप कर लेंगे तो आ जाएगा। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 2 हो गया हमारे पास। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को अगर मैं देखूँ
तो थोड़ा सा इसको समझना है आप लोगों ने कि एक मिनट ठहरिएगा, मैं ज़रा थ्री की तरफ आ जाता हूँ। अच्छा, इस क्वेश्चन में समझने की चीज़ ये है कि देखिए, एक तो ये हमें इक्वेशन दे दी है उसने यहाँ पे ना, कह रहा है कि जी इस इक्वेशन का ये कर्व है, ये इस इक्वेशन का कर्व है ये। अच्छा, अब इस इक्वेशन कर्व के अंदर एक कॉन्सेप्ट यहाँ पर ज़रा समझ लें आप लोग, कि अगर मैं स्टैंडर्ड जब भी हम हमारे पास कर्व्स के अंदर चेंजिंग्स आ रही होंगी ना, कोई कर्व हमने बनाया है और उस कर्व के अंदर जो है वो कुछ चेंज आपको दिख रहा है, तो हम हमेशा स्टैंडर्ड कर्व बना के ना स्टैंडर्ड कर्व के साथ उसको कंपैरिजन करेंगे और चेक करेंगे कि कौन सी ट्रांसफॉर्मेशन की अप्लाई हो रही हैं। तो वहाँ से ज़रा पिक्चर क्लियर हो जाएगी। स्टैंडर्ड का यहाँ पर साइन है हमारे पास, तो साइन का स्टैंडर्ड कर्व अगर मैं देखूँ, तो बल्कि मैं यहाँ थोड़ा नीचे बना देता हूँ उसको। साइन का जो स्टैंडर्ड कर्व है वो क्या है? साइन का स्टैंडर्ड कर्व ये होता है, ये साइन का स्टैंडर्ड कर्व होता है, ठीक है। अच्छा, अब जब उसको उस पर स्क्वायर लगता है ना, तो स्क्वायर से होता है कि जो नेगेटिव वैल्यूज होती है पॉजिटिव हो जाती हैं, जिसका मतलब है कि ये सारी जो वैल्यूज हैं नीचे वाली, ये पॉजिटिव होके ये ऊपर यूं करके आ जाएगी, यहाँ से ये ऊपर चली जाएंगी ये, ठीक है, क्योंकि वो नेगेटिव है वो पॉजिटिव हो जाएंगी। अच्छा, अब अच्छा, बिफोर जंपिंग इनटू दिस, ये चेक करें, ये सिंपल किसका कर्व है? ये साइन का कर्व है, ये साइन का कर्व है, ठीक है। अब आगे देखें, आगे तो कुछ भी नहीं है, तो इट मीन्स के सेंटर जो है वो क्या है? वो जीरो है हमारे पास, सेंटर हमारे पास जीरो है, ठीक है। अब इसकी मूवमेंट के बाद भी जब हमने ये इसको स्क्वायर किया, तो स्क्वायर के बाद ये यूं हो गया, तो सेंटर वही रहा। इट मीन्स का सेंटर कहाँ है? सेंटर इसी जगह पर है अभी, सेंटर कोई चेंज नहीं हुआ, सिर्फ स्क्वायर से वो नेगेटिव पॉजिटिव वैल्यूज में कन्वर्ट हो गया। तो एक चीज़ तो यहाँ देख लें आप, कि ये जो कन्वर्ट हुआ है ये स्क्वायर की वजह से चीज़, ये यूं जाना था तो ये ऊपर चला गया है। तो इस ये कन्वर्ट होने से जो सेंटर है वो सेंटर यही है, सेंटर चेंज नहीं हुआ उसका। अब सेंटर अगर हम देखें तो सेंटर क्या है? सेंटर हमेशा कहाँ होता है? इसके साथ आगे होता है। तो सेंटर क्या है? सेंटर क्यू है यहाँ पर, इस जगह पर सेंटर क्यू है हमारे पास। तो सेंटर तो हो गया क्यू भाई, ठीक है। अच्छा, तो अब मैं यहाँ पे लगा देता हूँ, ये आ गया मेरे पास, सेंटर क्यू आ गया, ठीक। अच्छा, अब इसके बाद ये पी क्या होता है? कोई भी अगर मैं फंक्शन हम बनाते हैं साइन कॉस टेन के, तो इसके साथ साइन के साथ जो शुरू में नंबर होता है वो बेसिकली एम्पलीट्यूड होता है, वो बताता है कि कितना वो ऊपर जा रहा है और कितना वो नीचे जा रहा है, कितने यूनिट्स। तो इसका मतलब है कि ये पी यूनिट्स ऊपर गया, यहाँ से पी यूनिट्स ऊपर गया, तो अगर यहाँ से पी यूनिट्स ऊपर गया तो इतना पी यूनिट्स नीचे भी आएगा, ठीक है। इट मीन्स के मतलब यहाँ तक आएगा, ठीक है। जहाँ तक जाएगा तो पी यूनिट्स ऊपर जाएगा और पी यूनिट्स नीचे आएगा, ठीक है। अच्छा जी, तो इसका मतलब है कि अगर मैं देखूँ तो रीडिंग जो है ये क्यू की रीडिंग है ना, तो यहाँ से यहाँ तक तो क्यू की रीडिंग है ये, ठीक है। क्योंकि ये जो यहाँ पर ये जो चीज़ होती है ये बेसिकली रीडिंग को बता रहा होता है कि रीडिंग क्या है, और ये रीडिंग को नहीं, ये इन टर्म्स ऑफ यूनिट्स बता रहा था कितने यूनिट्स ऊपर जा रहा है कितना नीचे जा रहा है, एम्पलीट्यूड होता है। तो यहाँ से यहाँ तक का गैप जो है वो कितना है? वो पीक है। लेकिन ये कितना है? ये क्यू है यहाँ तक, तो ये जो पोजीशन है ये आपकी हो जाएगी पी प्लस की हो जाएगी ये आपकी पोजीशन, ठीक है। सही, कि यहाँ से यहाँ तक का जितने भी यूनिट्स होंगे वो ऐड हो जाएंगे क्यू के अंदर, तो ये क्यू आ जाएगा पी प्लस क्यू। तो अगर मैं रेंज की बात करूँ तो रेंज बेसिकली क्यू से स्टार्ट हो रही है और पी प्लस क्यू तक जा रही है। तो यहाँ पे जो फर्स्ट पार्ट में इन्होंने रेंज की बात की है ना, रेंज, तो वो रेंज जो एफ ऑफ एक्स की है वो क्यू से स्टार्ट हो रही है और वो रेंज जा रही है पी प्लस क्यू पे, वो रेंज जा रही है, ठीक है। सो आई होप ये वाला फर्स्ट पार्ट तो क्लियर हो गया होगा। अच्छा, अच्छा, अब सेकंड पार्ट में ये बात हो रही है, सेकंड पार्ट जो है वो यहाँ पर है। सेकंड पार्ट में ये बात हो रही है, इसकी बात कर सॉरी, इसकी बात हो रही है कि एफ ऑफ एक्स, अब वो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस की बात कर रहे थे, कि जब भी वो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस की बात आती है ना, तो इट मीन्स के कोई दो, एक लाइक दो कर्व्स हो गए, या एक कर्व एक लाइन हो गई, या दो लाइंस हो गई, वो जब जहाँ जहाँ आपस में मिल रहे हैं तो वो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितनी दफ़ा मिल रहे हैं, तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस बताने होते हैं हमें। तो अब इसके अंदर क्या हो रहा है कि हमारे पास अगर मैं देखूँ तो ये पोजीशन ऑलरेडी आइडेंटिफाई हो चुकी है कि ये वाली पोजीशन जो है वो पी प्लस क्यू है। तो वो कह रहा है कि एफ ऑफ एक्स जो है ना वो बेसिकली मीन्स, इसको यूँ समझो कि ये यूँ है, तो जब यूँ होगा तो फिर नंबर ऑफ सॉल्यूशंस क्या होंगे? तो अब यूँ का इसका मतलब है कि ये हमारे पास यहाँ से लाइन जा रही है, एक यहाँ से ऊपर से लाइन जाएगी, मैं इसको अगर स्केल यूज़ कर लें, एक मिनट हो गई, क्या ना वो ये चाह रहा है कि
वो यहाँ से लाइन जा रही है, इस जगह से लाइन जा रही है, और यहाँ से लाइन जा रही है, ठीक है। इसी तरीके से एक तो यहाँ से लाइन जा रही है, फिर दूसरे नंबर पे वो कह रहा है आपसे कि क्यू 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 से लाइन जा रही है, क्यू से। यहाँ पे सेकंड नंबर पे देखें, वो कह रहा है वाई इज इक्वल टू क्यू है, क्यू से लाइन जा रही है। क्यू कहाँ पर है? क्यू आपको पता है कहाँ पर है? क्यू क्यू यहाँ पर है, यानी कि यहाँ से लाइन जा रही है, ठीक है। इसी तरीके से अब थर्ड नंबर पे हम आते हैं, फिर वो कहता है कि कहाँ से लाइन जा रही है, 1/p, यानी कि क्यू तो अपनी जगह पर है लेकिन पी का हाफ। अब जिस तरह मैंने आपको बताया था कि ये पी है ना, ये पी है, तो पी का हाफ का मतलब है कि यहाँ हाफ से कहीं जा रही होगी लाइन, और प्लस क्यू है तो क्यू पूरा का पूरा है, ठीक है। तो थर्ड वन जो है, थर्ड वन के लिए यहाँ से लाइन जा रही होगी, हाफ ऑफ पी हो गया और पूरा क्यू हो गया। तो अब यहाँ पे नंबर ऑफ सॉल्यूशंस की अगर हम बात करें, तो फर्स्ट वन जो है वो हमारे पास क्या है, पी प्लस क्यू, तो उसमें कितनी नंबर ऑफ सॉल्यूशन बन रही है? दो बन रही है, तो इसकी नंबर ऑफ सॉल्यूशन दो बन गई है। फिर क्यू जो है वो किधर है? वो ये रहा क्यू, ये वाली लाइन क्यू की रिप्रेजेंटेशन है, एक दो तीन, तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस की थ्री बन गई है। और लास्ट वन वाला अगर हम देखें तो वो कहाँ से जा रहा है? वो हाफ पी प्लस क्यू से जा रहा है, तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस एक दो तीन चार, ठीक है। सो आई होप ये भी क्लियर है। अच्छा, अब इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है, इसका इसका जो नेक्स्ट पार्ट है, वो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड पार्ट है। और उसमें बोल रहे हैं कि ये जो आपको आपकी जो इक्वेशन है, ये जो आप हमारे पास इक्वेशन है ये वाली, इस इक्वेशन में ये बेसिकली एफ ऑफ एक्स के इक्वल है ना, इक्वल्स टू पी साइन स्क्वायर 2x प्लस क्यू है ये, ठीक है। इसमें इन्होंने वैल्यूज दे दी है हमें, ये देखें वैल्यूज दे दी है, सबकी वैल्यूज दे दी है। तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, इस तरीके से यहाँ पे 3 आ जाएगा, साइन स्क्वायर 2x प्लस प्लस क्यू हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा साइन क्यू 2x, और 2/3 इज इक्वल टू साइन टू 2x, साइन स्क्वायर 2x, साइन स्क्वायर 2x। और मैंने क्या किया, मैंने सिंपली वैल्यूज पुट किए हैं यहाँ पे, मैंने सिंपल वैल्यूज पुट किए हैं यहाँ पे, दैट्स इट। अच्छा, अब इसके बाद क्या होगा, ये वैल्यूज पुट करने के बाद थोड़ा सा इसको क्लियर कर देता हूँ। तो ये हो जाएगा 2 इज इक्वल टू 3 साइन स्क्वायर 2x, सो हो जाएगा 2/3 इज इक्वल टू साइन स्क्वायर 2x। अब देखें, ये बेसिक एंगल का क्वेश्चन बन गया है यहाँ पर, और जो ट्रिग्नोमेट्री के अंदर है हम इसके एंगल्स निकालेंगे, बेसिक एंगल निकालूंगा। तो पहले तो ये स्क्वायर खत्म करने के लिए मैं क्या करूँगा, इसके ऊपर इसको मैं स्क्वायर रूट लगाऊंगा, तो जब स्क्वायर रूट लग जाएगा तो ये आ जाएगा मेरे पास, ये हो जाएगा साइन, और स्क्वायर कट जाएगा यहाँ पर, 2x इज इक्वल टू √2/3 हो जाएगा, और इसी तरीके से साइन 2x इज इक्वल टू माइनस √2/3 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या तरीका है क्वाड्रेंट्स एंगल निकालने का क्वाड्रेंट्स में, कि हम क्या करते हैं, अब ये पॉजिटिव है तो साइन कहाँ कहाँ पॉजिटिव है, साइन फर्स्ट में पॉजिटिव है और सेकंड में पॉजिटिव है। इस तरीके से यहाँ अगर हम देखें तो साइन नेगेटिव कहाँ कहाँ है, साइन यहाँ नेगेटिव है और यहाँ नेगेटिव, ठीक है। अब इन्वर्स हम निकालेंगे, और जब इन्वर्स हम निकालेंगे तो ये साइन, इसको हमने 2x को नहीं छेड़ना, ये आखिर में सारी डिस्कशन इस पे होगी, जब सारे एंगल्स आ जाएंगे फिर ये इन होगा। तो साइन इन्वर्स करेंगे। अच्छा, बेसिक एंगल चाहे मैं किसी का निकाल रहा हूँ, मैं इसका निकाल रहा हूँ या मैं इसका निकाल रहा हूँ, मुझे बेसिक एंगल निकालते हैं नेगेटिव सिंबल को मैं के साथ मैं बेसिक एंगल नहीं निकालूंगा। अच्छा, अब इसको मैं ये करके, इसका जब मैं एंगल निकालूंगा तो एंगल क्या आ जाएगा मेरे पास, 0.2x इज इक्वल टू 0.9553, ये एंगल आ जाएगा मेरे पास, ठीक है। अब ये एंगल मैं यहाँ पे लगा दूंगा 0.9553, और सेम एंगल यहाँ पे आ जाएगा 0.9553। इसी तरीके से यहाँ पर भी आ जाएगा 0.9553, और यहाँ पर भी आ जाएगा 0.9553, ठीक है। अब क्या, कौन सा एंगल चाहिए मुझे, अब ये एंगल चाहिए मुझे, और मुझे ये एंगल चाहिए। इस तरीके से यहाँ पर आते हैं दूसरी तरफ, तो ये एंगल चाहिए और ये एंगल चाहिए, विच मीन्स के, अच्छा, विच मीन्स के फर्स्ट ऑफ पहला एंगल तो है पॉइंट
9553 स्ट्रेट। दूसरा क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक का पूरा जो एंगल है ये कितना है, ये कितना होता है, ये पाई होता है। तो पाई में से माइनस करूंगा मैं इसको, तो जब पाई में से माइनस होगा ये पाई माइनस 0.9553 आ जाएगा। इसी तरीके से फिर यहाँ पर आते हैं हम, ये जो एंगल है ये पूरा मुझे चाहिए यहाँ तक, ये क्या हो जाएगा, पाई प्लस 0.9553। और फिर लास्ट वाला जो मुझे एंगल चाहिए वो क्या कर देंगे हम, ये वाला जो एंगल हमें चाहिए, सो 2 पाई में से मैं माइनस कर दूंगा इसको 0.955। ठीक है। अब ये सारे के सारे जब एंगल्स आ जाएंगे हमारे पास, तो ये सारे के सारे किसके इक्वलेंट हैं, ये सारे के सारे इक्वलेंट है 2x के, ये सब के सब 2x के इक्वलेंट है। तो अब इन सब से जो है 2 जाके डिवाइड हो जाएगा, तो जब 2 सब से डिवाइड होगा तो हमारे पास क्या एंगल्स आ जाएंगे, होल्ड ऑन, x इज इक्वल टू, मैं कैलकुलेशन नहीं करा, डायरेक्ट लिख रहा हूँ डिवीजन के बाद, 0.478 आ जाएगा। दूसरा एंगल आ जाएगा 1.09, एक आ जाएगा हमारे पास एंगल 2.05 का, एक एंगल आ जाएगा हमारे पास 2.05, और एक एंगल आ जाएगा 2.66। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन नंबर 3 हो गया हमारा। ठीक है, आई होप ये भी क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बात हो रही है, अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर वो कह रहा है कि ज्योमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशंस बताएं कि ज्योमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशंस कौन कौन सी हुई हैं इसके ऊपर। ज्योमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशंस की डिस्कशन हो रही है, और उसके अंदर जो फर्स्ट वाला ये आपके पास मेन इक्वेशन है, इस इक्वेशन की कन्वर्जन इसमें हुई है, तो बताएं ज्योमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशंस कौन सी है। तो अब सबसे पहले तो हमारी कोशिश होगी कि इसको किसी तरीके से उसमें उस फॉर्म में ला जाने की कोशिश करें, और उसमें ले जाने के बाद हम देखें, उसमें ले जाने के बाद हम देखें कि एक्स्ट्रा क्या चीज़ें इन हुई हैं। तो इसमें से 3 को मैं दूसरी तरफ मूव करूंगा, तो ये हो जाएगा x² प्लस 16 प्लस 3। इसका मतलब है कि अगर इसको मैं देखूं तो ये तो पूरा का पूरा क्या है, ये तो एफ ऑफ एक्स है। ठीक है, यानी कि वाई एफ ऑफ एक्स है। तो हम कह सकते हैं कि जी एफ ऑफ एक्स के अंदर जो है वो क्या हुआ है, 3 ऐड हुआ है, विच मीन्स ये वर्टिकल ट्रांसलेशन है बाय 3 यूनिट्स, है ना। तो 0 और 3 इस तरीके से होगा, और हम इसमें लिखेंगे कि जी ये वर्टिकल ट्रांसलेशन है बाय 3 यूनिट्स, ये वर्टिकल ट्रांसलेशन हुई पॉजिटिव 3 यूनिट्स की है। ठीक, उस तरीके से हम इसको लिखेंगे। तो ये फर्स्ट पार्ट था। अब सेकंड पार्ट की तरफ हम मूव करते हैं, तो सेकंड पार्ट थोड़ा सा चेंज है। देखिए रूट के अंदर अगर हम देखें तो x² + 16 है, लेकिन यहाँ पे तो ऐसा कुछ है ही नहीं, x² तो है, 16 नहीं है। अच्छा, लेकिन हमारे पास ना बाहर 4 है यहाँ पर। अब हम इसमें क्या करेंगे कि हम एक काम करते हैं, इस 4 को इन करते हैं रूट के अंदर। अब जब हम इसको इन करेंगे, इसको जब हम इन करेंगे इसके अंदर, तो क्या हो जाएगा, ये अंदर जाके जिस तरीके से हमारे पास अगर किसी रूट के अंदर स्क्वायर होता है तो कैंसिल होकर बाहर आ जाता है ये। इस तरीके से अगर मैं किसी नंबर को रूट के अंदर लेके जाऊंगा तो उस पर स्क्वायर दोबारा लग जाएगा। ठीक है, तो ये यूँ हो जाएगा। अब इसी तरीके से अब ये हो गया। अच्छा, अब मैं इसको फर्दर इन करता हूँ, तो ये हो जाएगा 16 x² + 16, 4² 16 होता है। अच्छा जी, अब अगर मैं देखूँ तो इस नंबर को, तो इसकी रिजेम्बलेंस इसके साथ हो रही है। डिफरेंस किस चीज़ का है कि यहाँ पर x है, और यहाँ पे क्या है, 16 x² है। तो मैं अगर इसको यूँ लिख दूँ, 4x² + 16, यानी कि x की जगह पे x की जगह पे 4x इन हो गया, बाकी सब सेम है। 16 की जगह पे 16 आ गया है, x की जगह पे x आ गया है, बस x की वैल्यू 4x डाल दी गई है। इसका क्या मतलब होगा, ये कौन सी ट्रांसलेशन अब यहाँ पर हो रही है। जब भी ट्रांसफॉर्मेशंस के अंदर x के साथ कोई चीज़ मल्टीप्लाई हो रही होती है इस तरीके से, तो उसको कहते हैं कि हम ये स्ट्रेच हो रहा है, ये स्ट्रेचिंग है, स्ट्रेच है ये। और अ, यहाँ पे अब जो स्ट्रेच हो रहा है वो किस तरीके से हो रहा है, वो 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम इसको ये कहेंगे कि ये 1/4 का स्ट्रेच है, ये स्ट्रेच बाय 1/4 है। ये रूल है, ट्रांसफॉर्मेशन के रूल्स आपको याद होंगे, तो उसके अंदर ये रूल है कि ये स्ट्रेच हो रहा है बाय स्केल फैक्टर ऑफ 1/4। ठीक है, और ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस स्ट्रेच हो रहा है ये, क्योंकि ये क्लियर है। अगर वाई एक्सिस का स्ट्रेच होगा तो उसके अंदर वो डिफरेंट होता है। वाई एक्सिस के स्ट्रेच में क्या होता है कि एफ ऑफ एक्स के साथ शुरू के अंदर यहाँ पे नंबर मल्टीप्लाई होता है, तो उसको हम कहते हैं वाई एक्सिस के साथ स्ट्रेच हो रहा है।
ठीक है जी। अच्छा जी, ये हो गया ये वाला क्वेश्चन भी। ठीक है, और इसको हम लिखेंगे इसी तरीके से कि जिस तरह यहाँ रिप्लेसमेंट हुई है ना, तो हम इसको यूँ लिखेंगे कि एफ ऑफ 4 ऑफ एक्स। ठीक है, तो इस तरीके से हम आगे जब लिख रहे हैं तो आगे फिर उसकी जगह 4x आ जाएगा। ठीक है, +16। तो ये लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, तो 4x आ गया, तो स्ट्रेच बाई 4x हो गया और स्ट्रेच बाई 1/4x हो गया। अच्छा जी, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें तो ठीक है, इसको हटा दूँ पहले। क्वेश्चन नंबर 5 में अगर हम देखें तो बात हो रही है कि सम टू n टर्म्स इन ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज दिस। अच्छा, सम दे दिया, ये सम को फॉर्मूला दिया इन्होंने। ठीक है, सम को फॉर्मूला दिया। अब nth टर्म चाहिए, nth टर्म चाहिए, तो इसका मतलब है कि वही फॉर्म अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का, जब nth टर्म की बात करें तो इसका मतलब है कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का जो फॉर्मूला होता है nth टर्म का, ये वाला k प्लस n माइनस 1d, ये फॉर्मूला इनको चाहिए। अब इसके अंदर n तो nth है, हमने a निकालना है और d हम लोगों ने निकालना है। अच्छा, ये सम का फॉर्मूला हमारे पास है। हम क्या करेंगे, 1 बाई 1 जरा इसके अंदर हम नंबर्स पुट करते हैं और देखते हैं कि हमारे पास अगर मैं एस एन की जगह पे मैं 1 रखूंगा तो क्या आ जाएगा मेरे पास आंसर, 1 का स्क्वायर और 1 आ जाएगा। इस तरीके से मैं अगर S2 रखूंगा तो ये 4 हो जाएगा, S3 रखूंगा तो ये 9 हो जाएगा, एंड सो ऑन। अच्छा, अब हम ये तो यहाँ पे सम के नंबर्स आ रहे हैं हमारे पास था, तो अब सम के अगेंस्ट हम सम का जरा फॉर्मूला लगाते हैं। तो S1 अगर है तो फॉर्मूला क्या होगा सम का, n/2, और n लगा देता हूँ यहाँ पे, 2a प्लस, और ये हो जाएगा n-1 और d। ये फॉर्मूला है सम। अब अगर यहाँ पे हम फर्स्ट टर्म लगाते हैं, जिस तरह हमने यहाँ पे फर्स्ट टर्म का 1 आया था सम, तो 1 आ जाएगा, 1 यहाँ पे आ जाएगा, और ये बस यहाँ पे ये 1 - 1 0 हो जाएगा, तो ये 0 होगा, कैंसिल हो गया, तो ये a इज इक्वल टू 1। ये फर्स्ट टर्म आ गई हमारे पास है। अब हम चलते हैं जी दूसरे, सेकंड टर्म लगाते हैं। सेकंड टर्म 4 है, सेकंड टर्म में हम करेंगे n/2 है, तो n तो 2 है हमारे पास, जब n हम 2 पुट करेंगे तो 4 आएगा, तो n सेकंड टर्म है 2/2, और 2a, a तो 1 आ गया हमारे पास, और 2 सेकंड टर्म है, यहाँ पे d आ जाएगा, d आ जाएगा आखिर में। ठीक है, तो ये 4 इज इक्वल टू 2 प्लस 2 - 1d, 4 - 2 इज इक्वल टू d, और ये आ गया हमारे पास सेकंड टर्म आ गया। ठीक है, सो ए भी मेरे पास आ गया और डी भी आ गया, तो दो चीजें आ गई। तो अब इसके बाद तो बहुत आराम से हम जो है वो nth टर्म का फॉर्मूला हम लगा लेंगे इसके ऊपर। स्टैंडर्ड फॉर्मूला क्या होता है n टर्म का, टी एन इज इक्वल टू ए प्लस n-1 और डी। अब ए क्या है हमारे पास, 1 है, और ये कितना है हमारे पास, 2 है, तो ये हो जाएगा 2n-2 हो गया, 2n-1, ये सॉल्व हो गया। ठीक है, चलिए अब ये हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 को अगर हम देखें तो उसमें क्या डिस्कशन हो रही है, इसमें जी ऑफ एक्स की रेंज की बात हो रही है। ठीक है, अब जी ऑफ एक्स की रेंज की अगर बात कर रहे हैं तो ये आप लोग को अच्छी तरह पता है, कॉस जो है, कॉस की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, और मिनिमम वैल्यू -1 होती है। तो ये मैक्सिमम मिनिमम वैल्यूज हम इसके अंदर रखेंगे, तो ये मैक्सिमम मिनिमम वैल्यूज रखेंगे तो रेंज हमारे पास आ जाएगी। तो जी ऑफ एक्स की जो रेंज है वो क्या है, वो 0 से लेकर और हमारे पास 2 तक है रेंज। ठीक है, लेंथ इक्वलेंसी आएगी बीच में, इक्वल होगा ये। ठीक है, क्योंकि 0 से लेकर मैक्सिमम मिनिमम वैल्यूज हमने रख दी, तो ये हमारे पास आगे बात। ठीक है, ये आई होप ये क्लियर हो गया, ये क्लियर हो गई है। अच्छा, ये चीज, अच्छा अब इसके बाद हम मूव करते हैं टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका जो सेकंड पार्ट है उसके अंदर ये बात हो रही है, hence or otherwise state the least value of k for which f of g exists। अच्छा, यहाँ पे कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व हो रहा है इस पार्ट में, ये है कि एक कॉन्सेप्ट है कि रेंज, जब जब भी हम कंपोजिट फंक्शन की बात करते हैं ना, कंपोजिट फंक्शंस में जिस तरह दो फंक्शंस है हमारे पास, एक एफ एफ एक्स है, एक जी ऑफ एक्स है, तो कंपोजिट फंक्शंस की हम बात कर रहे हैं। तो कंपोजिट फंक्शंस के अंदर जो जिस तरह हम इन दोनों को कंबाइन करते हैं, तो ये जो मेरे पास फंक्शन है, ये वाला फंक्शन, तो इसकी जो रेंज है वो रेंज
इस इससे एफ से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, इसके डोमेन से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो ये एक कॉन्सेप्ट है। तो अब अगर इसके अकॉर्डिंगली हम देखें तो यहाँ पे जी ऑफ एक्स की जो रेंज है, वो रेंज क्या है, वो 0 से लेकर 2 तक है। ये हम लोगों ने भी सॉल्व किया, ठीक है। सो इट मींस, अच्छा अब इसमें क्या कह रहा है, अदरवाइज स्टेट द लीस्ट वैल्यू ऑफ के फॉर विच एफ ऑफ जी एग्जिस्ट। अब इट मींस कि जो आखिरी जो लीस्ट कम से कम ये वैल्यू होगी, बाकी इससे लाइक जो मैक्सिमम वैल्यू के की हो सकती है वो क्या हो सकती है, वो ये हो सकती है, ठीक है। के की क्या हो सकती है, 2 हो सकती है, क्योंकि ये 0 से लेकर 2 तक है, तो इससे ज्यादा तो नहीं हो सकता। तो लीस्ट वैल्यू ऑफ के क्या है, 2 होगी। अच्छा, इसको थोड़ा सा अगर कॉन्सेप्चुअली, वैसा तो कॉन्सेप्ट इसका डिस्कस हम पहले कर चुके हैं, लेकिन थोड़ा सा मैं अगर बता दूं आपको कि जिस तरह ये मेरे पास एफ है, ये पूरा एफ ऑफ एक्स है मेरे पास, और इस एफ ऑफ एक्स के अंदर मुझे जो है वो जी ऑफ एक्स को मुझे पुट करना है, ठीक है। कंपोजिट फंक्शन मैं बना रहा हूँ, इसको इसके अंदर मुझे पुट करना है। अच्छा, जी ऑफ एक्स इटसेल्फ क्या है, जी ऑफ एक्स इटसेल्फ जो है ये क्या है, ये एक रेंज है, ये एक रेंज है, ठीक है। ये एक रेंज है, ठीक है। और ये रेंज जो है ये कहाँ से निकली है, ये निकली है, एक आउटकम है हमारे पास 0 से लेकर, इसका जो भी आउटकम है उसमें से ये रेंज निकली है, ठीक है। इसमें से निकली है, यहाँ से निकली है। अच्छा, अब जब ये यहाँ ये चीज इसमें जाएगी, इस बड़े बॉक्स में जाएगी, इसमें जब जाएगी, तो अब इसकी इसकी भी तो डोमेन डिफाइंड है ना यहाँ पे, ये देखें इसकी डोमेन डिफाइंड है यहाँ पे, ठीक है। तो ये जी ऑफ एक्स एज अ डोमेन इन होगा इसके अंदर, क्योंकि जी ऑफ एक्स जाके एक्स में पुट होगा, एक्स को रिप्लेस करेगा। तो जब ये एक्स को रिप्लेस करेगा तो ये एज अ डोमेन वहां जा रहा होगा, ठीक है। तो जब ये एज अ डोमेन वहां जा रहा होगा और डोमेन को डिफाइन कर रहा होगा, तो वो डोमेन जो जिसको ये डिफाइन कर रहा होगा वो इसको ब्रीच नहीं करेगा, ठीक है। इसके बीच में ही रहेगा, इससे बाहर नहीं जा सकता। सो इसके अगर मैं देखूं तो जी एफ एक्स ऑलरेडी 0 से लेकर कहां तक, 2 तक है, जो हम लोगों ने डिफाइन किया हुआ है। तो 0 से लेकर 0, तो 0 0 वर्सेस 0 हो रहा है, ठीक है। तो अब के जो है वो हमारे पास क्या होगा, के मैक्सिमम जो मेरे पास है वही 2 होगा मेरे पास, ठीक है। ये वो क्लियर हो गया होगा ये। अच्छा, अब इसके बाद हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास है, इसी का नेक्स्ट पार्ट है। अच्छा, इसके जो नेक्स्ट पार्ट है, इसके अंदर जो डिस्कशन हो रही है वो बेसिकली थोड़ा सा मुझको क्लियर कर दो जरा। हम्म, इसको तो क्लियर कर देता हूँ। अच्छा, अच्छा, अब इसमें जो आप लोगों को सॉरी, इसमें जो आप लोगों को दिख रहा है, ये कर्व दिख रहा है, ये बेसिकली एक एसिम्प्टोट फंक्शन है, उसका कर्व है। और एसिम्प्टोट के अंदर जो है वो, अगर मैं इस फंक्शन को देखूं तो ये फंक्शन भी मेरे पास क्या एसिम्प्टोट का फंक्शन है, 6/2x+3। टू एक्स प्लस थ्री। अच्छा, अब इसमें कॉन्सेप्ट ये होता है, सबसे पहले तो यहाँ अगर हम देख लें, पहले पार्ट के अंदर कोई बात हो रही है कि ये एफ ऑफ एक्स निकालना है, यानी कि इसका वो डेरिवेटिव निकालना है, और ये बताना है, एक्सप्लेन हाउ दिस आंसर सेटिस्फाई शोज दैट इट्स अ डिक्रीजिंग फंक्शन। तो भाई पहले तो सिंपली हम डी वाई अपॉन डी एक्स करते हैं। किसका, एक तो अच्छा, सबसे पहले तो जब डी अपॉन डी एक्स करेंगे तो ध्यान में रखना है कि हम डिनोमिनेटर से उसको न्यूमरेटर में ले आएंगे, ताकि पसरा ना हो, ये -1 हो जाएगा। तो ये -1 शुरू में आ जाएगा, और 2x+3 की पावर -2 हो जाएगा, और ये एक दफा दोबारा डिफरेंशिएट होगा तो ये 2 आ जाएगा। तो ये हो गया -12/2x+3 हमारे पास आ गया है, ठीक है। अच्छा, अब ये चीज जब हमारे पास आ गई है तो इसके ऊपर हमारी क्या रीजनिंग क्या है इसकी, अगर हम देखें यहाँ पे तो वो ये कह रहा है कि अब ये बताना है कि ये डिक्रीजिंग फंक्शन है। देखिए, अब ये डिक्रीजिंग क्यों नहीं होगा, क्योंकि अगर हम यहाँ पे, ये स्क्वायर है यहाँ पे, इसमें जो मर्जी हम वैल्यू डाल दें, उन्होंने उसने तो कहा है यहाँ पे हमसे कि वैल्यू जो हमने डालनी है वो 0 से ग्रेटर वैल्यू डालनी है। चले नेगेटिव वैल्यूज ही क्यों ना डालें हम यहाँ पे, आउटकम हमारा स्क्वायर के साथ पॉजिटिव हो जाएगा। और अगर हम यहाँ देखें गौर से, तो नेगेटिव तो है हमारे पास, तो रिजल्ट जो है वो नेगेटिव ही होना है। तो जिसकी वजह से ये क्लियर है कि ये क्या है, ये एक डिक्रीजिंग फंक्शन है, ठीक है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। हम इसको फिर अपनी वर्डिंग में लिख देंगे तो उससे चीज क्लियर हो जाएगी कि क्या ये डिक्रीजिंग फंक्शन है, क्योंकि जो मर्जी कर लें रिजल्ट आपके पास डिक्रीजिंग ही आना है, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं। इसका जो नेक्स्ट पार्ट है, नेक्स्ट पार्ट में क्या डिस्कशन हो रही है,
अच्छा, अब नेक्स्ट पार्ट में बात ये हो रही है एक तो इसका इन्वर्स निकालना है हमें। ये देखिए इन्वर्स निकाला, फिर डोमेन की बात हो रही है। अच्छा, अब पहले तो इन्वर्स हम निकालते हैं। अच्छा, इन्वर्स हम जब निकालते हैं इसका, तो इन्वर्स के लिए जो है वो इन्वर्स के लिए हम क्या करेंगे, y इक्वल्स टू 6/2x+3, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी तो 2xy+3y इज इक्वल टू 6 हो जाएगा। हम मूव करेंगे y को उस साइड पर, और यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, 2x रह जाएगा यहाँ पे। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, x को सब्जेक्ट बनाना है तो 2 वहां जाके 2y डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, ये 2y यहाँ पे आ जाएगा। अच्छा जी, अब क्या होगा, x इज इक्वल टू 3/y माइनस 3/2, y कैंसिल होगा। ठीक है। अच्छा, ये चीज आ गई हमारे पास। हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, अगर मैं इसका एलसीएम लेता हूँ तो 6 माइनस 3y/2y। अब इन्वर्स पे जाएंगे तो f इनवर्स ऑफ x, और आगे रिप्लेसमेंट हो जाएगी 6 माइनस 3x/2x। ठीक है, ये चीज आ गई हमारे पास, इनवर्स आ गया हमारे पास फर्स्ट पार्ट का। ठीक है, अब इस इनवर्स के बाद अब हम जाते हैं इसके डोमेन के ऊपर, जाते हैं कि इसका डोमेन किस तरीके से निकलेगा। अच्छा, इसमें अगर देखें तो ये एक वो है, एसिम्प्टोट है यहाँ पर, ये बेसिकली इसको अगर हम देखें तो जब भी डिनोमिनेटर के अंदर x होता है तो वो क्या होगा, वो आपका एसिम्प्टोट फंक्शन होगा। और एसिम्प्टोट के अंदर अगर न्यूमरेटर की x की पावर डिनोमिनेटर की x की पावर से कम होगी तो आपका हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट जो है वो 0 होगा। तो इसके अंदर ऐसा ही है, ऊपर x है नहीं और नीचे x है, तो इट मींस के ये हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट इस तरीके से ड्रॉ होता है। ये एक किस्म का एक फेंस डल गया, और इट मींस कि ये लाइन जो आपकी बन रही है ये इस फेंस को कभी भी क्रॉस नहीं करेगी। तो एक लिमिट आ गई आपके पास 0 की। ठीक है, अब हम दूसरा इसमें चेक करेंगे कि दूसरा क्या है यहाँ पर, क्योंकि इसमें हम हमें जो उसने डोमेन में रिस्ट्रिक्ट किया, उसने डोमेन बोला कि x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो हम इसमें पुट करेंगे सिंपली, और y इंटरसेप्ट निकालेंगे। तो जब इसमें पुट करेंगे तो 6/2 इंटू 0+3 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2। तो इट मींस के एक तो हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट ने एक एंड को कवर किया है 0 को, और दूसरा एंड ये हो गया है 2। तो इट मींस कि जो अब मेरे पास जो डोमेन होगा वो क्या होगा, वो 0 से लेकर 2 के बीच में डोमेन घूमेगा। अच्छा, ये किसका डोमेन होगा, ये फंक्शन का डोमेन है। ये फंक्शन का डोमेन है, 0 से ग्रेटर है और लेस देन इक्वल टू 2, ये इसके बीच में घूम रहा है। ठीक है, एक तो ये बात होगी। अच्छा, और इसका जो वो था, इसकी इसका सॉरी ये डोमेन ही था, सॉरी सॉरी, ये उसका वो है, क्या कहते हैं इसको, इसकी रेंज है ये। ठीक है, सॉरी, ये जो है ये इसकी रेंज है, और ये इसका डोमेन है, ये इसका डोमेन है। तो इनवर्स में क्या हो जाएगा, ऑपोजिट हो जाएगा। इनवर्स में ये होगा कि इसका जो डोमेन है, डोमेन क्या हो जाएगा इसका, डोमेन ग्रेटर देन 0 लेस देन इक्वल टू 2 हो जाएगा। और इसकी जो रेंज है एफ ऑफ इनवर्स एक्स, इसकी जो रेंज है वो क्या हो जाएगी, वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाएगी। ठीक है, सो अब हमारा जो जो उन्होंने पूछा था वो चीज पूछी थी हमसे, तो ये इसका ये डोमेन ये हो जाएगा इनवर्स का। ठीक है, ये 6 क्वेश्चन हो गए। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 7A में बात ये हो रही है, देखें इंपॉर्टेंट चीज है, क्वेश्चन को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर टेंजेंट है एक कर्व के ऊपर ना, लेट्स सपोज एक कर्व है, द टेंजेंट टू द कर्व एट दिस, यानी कि ये 2 पॉइंट्स हैं यहाँ पर, एक पॉइंट है यहाँ पर, ये पॉइंट है, द टेंजेंट टू द कर्व एट दिस, इस जगह पे ये। ठीक है, ये टेंजेंट है, इस पैरेलल, ये पैरेलल है टू द नॉर्मल, इस पैरेलल टू द नॉर्मल टू द कर्व। अच्छा, ये पैरेलल है एक और कर्व है, उसको जो भी नॉर्मल जा रहा है उसके पैरेलल है। ठीक है, तो इसको हम यूं समझ लें कि सिंपली चलें, इसको यूं समझ लेते हैं कि ये नॉर्मल है, तो इट मींस के नॉर्मल क्या बनाता है। अच्छा, ये तो पैरेलल है उसके, लेट सपोज कोई दूसरा यहाँ से कोई लाइन जा रही है, जो भी सिलसिला हो रहा है, वो कोई कर्व है तो उसके ऊपर जो भी नॉर्मल का सिलसिला है, तो ये नॉर्मल है। ठीक है, इसको हम यूं समझ लेते हैं आसानी के, इंस्टेड ऑफ कि हम किसी और कर्व पे जाए, हम सिंपली इसको यूं समझ लेते हैं कि ये नॉर्मल है आगे। ठीक है, अच्छा, अब नॉर्मल और टेंजेंट का अब यहाँ पे हम कनेक्शन करते हैं हम, कि इनके जो टेंजेंट और नॉर्मल का जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि जो ग्रेडियंट्स होते हैं वो रेसिप्रोकल होते हैं। ये इसका कॉन्सेप्ट वही परपेंडिकुलर लाइंस वाला, परपेंडिकुलर ग्रेडियंट्स का कॉन्सेप्ट है इनका।
तो हम क्या करेंगे कि सबसे पहले तो एक काम करते हैं कि इसका ना हम ग्रेडियंट निकालते हैं। इसका ग्रेडियंट हम निकालते हैं, तो इसका ग्रेडियंट क्या होगा? dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 2ax प्लस बी। और इसके अंदर हम ये वैल्यूज पुट करते हैं, तो ये हो जाएगा 2a प्लस बी, 2a प्लस बी। ये आ गया मेरे पास ग्रेडियंट, ठीक है। अच्छा, अब ये किसके नॉर्मल है, तो इसका ग्रेडियंट निकालते हैं। इसका ग्रेडियंट निकालते हैं, तो ये ग्रेडियंट हो जाएगा dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 6। और इसके अंदर हम पुट करते हैं ये वैल्यूज, ये वैल्यू पुट करते हैं -2 की। तो जब -2 की वैल्यू पुट होगी इसके अंदर, तो ये हो जाएगा 2। अच्छा, ये तो चूंकि वो है ना, क्या है ये नॉर्मल है उसमें, तो ये हो जाएगा -1/2। तो अब ये और ये दोनों क्या हो जाएंगे? ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। अच्छा जी, अब ये हो जाएगा -1/2 इज इक्वल टू 2a प्लस बी। ये एक इक्वेशन आ गई मेरे पास, ठीक है। ये एक इक्वेशन आ गई, ठीक है जी। अब हम जाते हैं दूसरी इक्वेशन को देखते हैं कि कोई और इक्वेशन बन पाती है नहीं बन पाती। तो हम दूसरी इक्वेशन की जरा करते हैं वर्किंग। अच्छा, अब सिंपली इसको हम पुट करेंगे इसके अंदर, तो y 1/2 है और a 1 है, x 1 है, तो ये a प्लस b प्लस 2 हो जाएगा। साइड चेंज होंगी, तो ये हो जाएगा 1/2 -2। तो a प्लस b इज इक्वल टू -3/2 हो जाएगा, ठीक है। ये सेकंड इक्वेशन बन गई, ठीक है। अब इन दोनों इक्वेशनों को हम साइमल्टेनियसली सॉल्व करते हैं, इधर बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड। तो मैं सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व करूंगा इसको। a प्लस बी इज इक्वल टू -3/2। क्यों मैं सॉल्व करूंगा सब्स्टिट्यूशन से? क्योंकि मुझे बड़ा स्ट्रेट यहाँ पर b और b सेम दिख रहा है, तो मैं इसको कैंसिल कर सकता हूँ, ठीक है। सिंबल चेंज हो जाएंगे नीचे के, तो ये कैंसिल हो गया, तो a-2 a-a हो जाएगा। और यहाँ से जो है वो -3/2 और +1/2, इसको जब कैलकुलेटर में हम पुट करेंगे, ये +1/2 है, ठीक है। सिंबल चेंज हो गया, +1/2 है। तो ये होगा, तो क्या हो जाएगा हमारे पास? -1 यहाँ पर आंसर आ जाएगा। तो a इज इक्वल टू 1 हो गया, a इज इक्वल टू 1 हो गया। इस a इज इक्वल टू 1 को मैं पुट कर देता हूँ वापसी, यहाँ पे पुट कर देता हूँ a की जगह पे, टू गेट द वैल्यू फॉर b। किसी भी इक्वेशन में आप पुट कर सकते हैं, मैंने इसके अंदर पुट कर दिया। तो b इज इक्वल टू -3/2 -a है, तो -3/2 -1, ये हो जाएगा -5/2, ठीक है। सो आई होप ये क्लियर हो गया होगा। ये दो आंसर्स आ गए हमारे पास, सही है। अब इसके सेकंड पार्ट की तरफ हम मूव करते हैं। तो सेकंड पार्ट की तरफ हम जब मूव करेंगे, मैं जरा इसको मिटा दूं पहले। सेकंड पार्ट के अंदर हमारे पास ना इन्होंने समझे कि, सॉरी, इन्होंने हमें वो दे दिया है, डेरिवेटिव फॉर्म दे दिया इन्होंने हमें, डिफरेंशियल इक्वेशन दे दी है। और डिफरेंशियल इक्वेशन से हमने इक्वेशन एफ ऑफ एक्स यानी इक्वेशन बनानी है। तो जब भी इस तरह की चीज होगी वो तो बड़ा क्लियर है जी, हम इसको क्या करेंगे? इंटीग्रेट करेंगे। अच्छा जी, अब जब इंटीग्रेट हम इसमें कर रहे हैं इसको, तो एफ ऑफ एक्स को जब हम इंटीग्रेट करेंगे, तो ये क्या बन जाएगा? ये एफ ऑफ एक्स बन जाएगा। एफ ऑफ लाइक ये प्राइम को हम जब इंटीग्रेट करेंगे ना, तो ये एफ ऑफ एक्स बन जाएगा। अच्छा, इसी तरीके से जब आगे मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा इसको, तो मेक श्योर करना है कि ये न्यूमरेटर में होने चाहिए, ताकि हमें आसानी हो इंटीग्रेशन में। दोनों केसेस में, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के केसेस में, ये न्यूमरेटर में होने चाहिए, ठीक है। मैं एहतियातन यहाँ पर लिख देता हूँ इसको, ताकि हमें सॉल्व करने में आसानी हो। x-2 हो जाएगा। अच्छा, जब इंटीग्रेट करेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस 6। थोड़ा सा अजीब हो गया है ये करके, एक मिनट ठहरिएगा, होल्ड ऑन। इसको नीचे ला रहा हूँ मैं, इसको भी नीचे ला रहा हूँ मैं। अच्छा जी, ये हो गया x प्लस 6 -1/2 +1 और -1/2 +1 +6x-2 +1 और नीचे हो जाएगा -2 +1, ठीक है। तो अच्छा जी, ये इसको इस तरीके से हम इंटीग्रेट करेंगे और इसमें c क्रिएट हो जाएगा यहाँ पे, सही, c क्रिएट हो जाएगा यहाँ पे। अच्छा जी, अब ये हो गया एफ ऑफ एक्स हो गया। और इसको जब हम सॉल्व करेंगे, ये डिनोमिनेटर -1/2 +1 क्या हो जाएगा? ये 1/2 हो जाएगा डिनोमिनेटर में। तो डिनोमिनेटर में 1/2 क्या हो जाएगा? ऊपर आ जाएगा, ये ऊपर आ जाएगा। और ये हो जाएगा मेरे पास 1/2। सॉल्व करूंगा पावर्स को। इसी तरीके से ये -2 +1 है, तो ये -1 हो जाएगा, तो ये इधर आ जाएगा। और ये हो जाएगा 6x-1, ये ठीक है।
ये मेरे पास एक इक्वेशन बन गई है। अच्छा जी, अब हम इसको करते हैं। तो ये मेरे पास अब एफ ऑफ एक्स की इक्वेशन बन गई। तो एफ ऑफ एक्स की इन्होंने यहाँ पे वैल्यूज दी हुई हैं, ठीक है। तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी है? एफ ऑफ थ्री का मतलब है कि एक्स की जगह पे मैं 3 लगा दूंगा। एक्स की जगह पे मैं क्या लगा दूंगा? 3 लगा दूंगा। और एफ ऑफ थ्री की जगह यहाँ पे 1 आ जाएगा। अच्छा जी, अब ये जो कैलकुलेटर में मैंने इसको कैलकुलेटर में पुट करेंगे आप, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 3 आ जाएगा। इसी तरीके से ये जो कैलकुलेटर में पुट करेंगे तो ये 3 की पावर -1 है, तो ये 6/3 हो जाएगा। डायरेक्टली कैलकुलेटर में पुट करेंगे तो 2 आ जाएगा आंसर इसका। तो 1 ये इधर आ जाएगा, 6 है, 3 2 6 हो जाएगा, -6 हो जाएगा, और ये +2 हो जाएगा। तो सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे पास? सी इज इक्वल टू -3 हो जाएगा। तो सिंपली अब क्या करना है हमने, हम यहाँ पे इस जगह पे हम -3 पुट कर देंगे। सॉरी, मैं नीचे कर देता हूँ ताकि आसानी हो जाए। मैं इसको मिटा देता हूँ, ये सारी वर्किंग जितनी भी है। और सी इज इक्वल टू -3 है, तो मैं यहाँ पे इस ये जो मैंने इक्वेशन बनाई थी इस पे -3 पुट कर दूंगा। तो ये हो जाएगा 2 अपॉन, सॉरी, ये तो हो जाएगा 2√x+6 -6 अपॉन x -3। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 हो गया है, ठीक है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 8 में अगर देखें तो सबसे पहले पहला 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 वाला पार्ट तो काफी आसान है इसका। पहले पार्ट में वो कह रहा है कि ए बी की इक्वेशन बनाओ। तो ए बी की इक्वेशन तो देखें हम, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है इज इक्वल टू ग्रेडियंट और x माइनस x1 है। तो ग्रेडियंट अगर ए बी का मैं निकालूंगा तो क्या हो जाएगा? वो 2 माइनस -1 अपॉन क्या हो जाएगा? 5 -2, और x माइनस कोई एक कोऑर्डिनेट ले लेंगे। 5 2 है, 2 -1, इन दोनों में से कोई एक पॉइंट उठा लेंगे। मैं ऊपर वाला पॉइंट उठा लेता हूँ, 5 2 वाला। तो यहाँ पे 5 आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 2। तो ये हो जाएगा y इक्वल्स टू, इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? 3/3, तो ये 1 हो जाएगा। और ये x -5, और ये जो -2 है ये दूसरी तरफ चला जाएगा, +2 हो जाएगा। तो ये हो गया y इज इक्वल टू x -3। ठीक है, ये इक्वेशन बन गई हमारी, ठीक है। अच्छा जी, अब ये इक्वेशन बन गई y इज इक्वल टू x -3। अब अगला पार्ट है असल जो करने वाला है, 8 नंबर का पार्ट है। अब उसमें ये, इसमें ये बात कर रहा है, ये बेसिकली वॉल्यूम ऑफ रेवोल्यूशन की बात हो रही है। तो अगर हम देखें तो वॉल्यूम ऑफ रेवोल्यूशन अराउंड y एक्सिस कह रहा है 360 डिग्रीज पे। अच्छा, अब अगर मैं देखूं यहाँ से तो ये इस तरीके से मैं यहाँ से मैं यूं अगर करता हूँ इसको और ये यूं करता हूँ तो देखें ये एक ट्रेपीजियम बन गया, ठीक है। और ये यूं करके 360 डिग्री के ऊपर मूवमेंट इसकी होगी, 360 डिग्री पर मूवमेंट इसकी होगी। अच्छा जी, अब 360, अब इसका मतलब ये है कि अगर ये इतना है तो यहाँ पर भी ये इतना ही होगा, यहाँ पर भी ये इतना ही होगा। सही। अच्छा, अब इसमें वो कॉन्सेप्ट यूज होगा कि जो आपको इस पे सिखाया गया था। हमें इसके अंदर जो है वो शेडेड का निकालना है, हमने सारी वर्किंग शेडेड पे करनी है। अच्छा, अब यहाँ पे मेरे पास दो किस्म की इक्वेशंस हैं। एक इक्वेशन तो मेरे पास आ गई है x-3 की आ गई है इक्वेशन, और दूसरी इक्वेशन है मेरे पास x इज इक्वल टू y² + 1 की। अच्छा, y एक्सिस के ऊपर रेवोल्यूशन हो रही है, तो y एक्सिस के ऊपर जब रेवोल्यूशन होगी तो हमने सब्जेक्ट किसको बनाना होगा? x को सब्जेक्ट बनाना होगा। तो पहली इक्वेशन के अंदर भी मैं x को सब्जेक्ट बना देता हूँ, तो y+3 हो जाएगा। तो ये दो मेरे पास इक्वेशंस आ गई हैं, ये दो इक्वेशंस आ गई हैं मेरे पास, ठीक है। अब इसमें ट्रेपीजियम तो दिख रहा है, लेकिन अभी हम इसको करेंगे दूसरे तरीके से, क्योंकि ये तो 360 डिग्री पे हो रहा है। तो ये अगर मैं यहाँ देखूं तो ये क्या मेरे पास आ रहा है? एकदम सॉरी, ये दोबारा इसमें थोड़ा सा मसला हो गया है, होल्ड ऑन। ओके, कहाँ थे हम लोग? ओके, यहाँ थे। तो चूंकि ये मूवमेंट होगी 360 वाई एक्सिस पे होगी, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? लाइक इसको हम सॉल्व किस तरीके से करते हैं? सॉरी, अच्छा जी, हम सॉल्व इसको इस तरीके से करते हैं कि पाई यहाँ पे लगेगा हमारे पास और x² लगेगा यहाँ पे, ठीक है, लाइन के लिए ये। और इस लाइन में से जब लाइन का मैं लगाऊंगा तो वो नीचे सब मुझे निकाल के दे देगा एरिया। तो इसमें से मैं क्या करूंगा, ये तो लाइन का हो जाएगा तो सब दे देगा मुझे, ठीक है। अच्छा, और फिर मैं जब इसके ऊपर अप्लाई करूंगा, किस पे? कर्व के ऊपर जब लिमिट्स अप्लाई करूंगा, तो कर्व के नीचे y एक्सिस की अगर हम बात करें
तो वाई एक्सिस के गिर्द घूम रहा है, तो कर्व मुझे कर्व के नीचे ये पोर्शन, ये कर्व के नीचे है, तो कर्व मुझे ये वाला पोर्शन दे देगा। अगर वो एक्स एक्सिस के ऊपर होता, लेट सपोज मैं अगर इस तरह की डायग्राम बनाता हूँ और वो कहते हैं कि वो यूं होता कि कोई कर्व जो है ना वो लेट सपोज यूं करके घूम रहा है, तो वो एक्स एक्सिस के गिरता है, तो मैं अगर उसके ऊपर लिमिट्स अप्लाई करता तो वो मुझे कर्व के नीचे का एरिया दे देता। तो यहाँ पर इस वक्त कर्व के नीचे जो है ना वो वाई एक्सिस है, ठीक है। तो जब वाई एक्सिस है तो वो ये वाला एरिया, नीचे वाला एरिया देगा, ठीक है। इस ये कर्व है, इस कर्व के नीचे वाला एरिया आएगा, ठीक है जनाब। अच्छा जी, तो अब ये तो हो गई इसकी। अच्छा, अब इसमें से हम माइनस करेंगे, फिर अगेन यहाँ पे। अच्छा, ये इसको यूं समझ लें कि चले मैं यहाँ कर देता हूँ इसको कि x1 है ये मेरे पास, ठीक है। इसको x1 कर दें, सॉरी, इसको x1 कर दें और इसको x2 कर दें, ठीक है। तो ये x2 का हो गया है लाइन का, क्योंकि लाइन के नीचे बहुत सारा एरिया कवर्ड हो जाएगा, ठीक है। इसमें से माइनस करूंगा मैं पाई x1 का स्क्वायर, मैं इसमें से माइनस करूंगा, ठीक है। ये बेसिकली 360 वॉल्यूम के ऊपर ये फॉर्मूला यूज होता है। अच्छा, अब यहाँ पे आते हैं जी। अब इसके नीचे, इनके नीचे ये पाए तो बाहर आ जाएगा। अब x2 की इक्वेशन हमारे पास क्या है, y+3 इसकी इक्वेशन है। dy यहाँ पे यूज होगा, ठीक है। हम ये dy को हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं, सही है। ये dy के अकॉर्डिंगली हम इसको करेंगे यहाँ पे माइनस पाई, और ये हो जाएगा y² + 1 स्क्वायर, ठीक है। dy डिफरेंस इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू dy हो जाएगा ये, ठीक है। अच्छा जी, अब जब हम इसको इंटीग्रेट करते हैं, यहाँ पे स्क्वायर, सॉरी, इसके ऊपर लग जाएगा स्क्वायर, तो ऑलरेडी है यहाँ पे इस पे। अब जब हम इसको एक्सपेंड करेंगे तो एक्सपेंशन क्या होगी, इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन इनफैक्ट हम इसकी करते हैं। तो जब इंटीग्रेशन इसकी होगी तो क्या हो जाएगा, ये y+3, बल्कि एक मिनट ठहरे, होल्ड ऑन। इंटीग्रेशन से पहले बेहतर ये कि हम इसकी एक्सपेंशन कर लें, एक्सपेंशन के बाद हम इसको इंटीग्रेट करते हैं। तो एक्सपेंशन इसकी हो जाएगी y² + 9 + 6y। उसमें ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता, अगर मैं इसकी इसकी इंटीग्रेट करता फिर एक्सपेंशन करता, फिर वो y+3 होल क्यूब हो जाता, तो ज्यादा कंफ्यूजन उसमें क्रिएट हो जाती। अच्छा, इसके अंदर जो है हम, एक मिनट आ रहा है, ये मैं कर देता हूँ। ये एक्सपेंशन हो रही है इसकी 1 + 2y² dy। अच्छा जी। अच्छा, इसमें एक और चीज देख लें जरा, ये क्या है हमारे पास, 2 है, तो ये 2 हो जाएगा। और यहाँ पे अगर मैं आपको बताता चलूं तो ये क्या है, 1 है, तो ये -1। तो ये आ गई हमारे पास, लिमिट्स आ गई हैं, अपर एंड लोअर लिमिट इस पूरे एरिया पे x की, y की जो लिमिट्स अप्लाई हो रही हैं। सो यहाँ पे इन पे लिमिट्स लगेगी, 2 -1 लग जाएगा, 2 -1 लग जाएगा। अच्छा जी, अब हम इसको करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं। तो ये हो जाएगा y3/3 हो जाएगा, +9y हो जाएगा, 6y² / 2 हो जाएगा, 3, सॉरी, 2 -1 हो जाएगा, माइनस पाई, यहाँ पे हो जाएगा ये y5/5 हो जाएगा, और प्लस y हो जाएगा, फिर 2y³ / 3 हो जाएगा, और 2 -1 हो जाएगा, ठीक है। अब हम, एक तो पाई यहाँ पे दिख रहा है ना, तो इस पाई को तो अब बाहर निकाल लें। ये पाई है ना, इसको कॉमन निकाल लें बाहर। अच्छा, अब आते हैं यहाँ पे। तो अकॉर्डिंग टू इंटीग्रेशन इस पूरे के अंदर हम क्या करेंगे, एक दफा 2 पुट करेंगे और एक दफा फिर क्या पुट करेंगे, हम -1 पुट करेंगे और आपस में दोनों को माइनस कर देंगे। तो जब इसमें 2 हम इसको पुट करेंगे तो y³ 2 क्या हो जाएगा, 8/3 हो जाएगा। फिर 9 के साथ जब 2 पुट होगा तो 18 हो जाएगा। और सेम यहाँ पे, ये तो 2 है तो ये कैंसिल हो गया, 3, तो 3 × 2 का स्क्वायर 4, तो ये 12 हो जाएगा, ठीक है। ओके, होल्ड ऑन, एक मिनट ठहरिएगा। सही। अच्छा, ये जो है ना, ये ऊपर की लिमिट है, ये इसके साथ रहेंगे। इसी में फिर हम -1 पुट करेंगे, दोबारा अगेन -1 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, -1/3 हो जाएगा। और y के साथ जब जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, -9 हो जाएगा, और आगे +3 हो जाएगा उसमें जब कुछ होगा ये, ठीक है जी। अच्छा जी, अब इसी तरीके से हम दूसरे को पुट करते हैं। इसको मैं यहाँ से दूसरे कलर में कर देता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। अच्छा जी, अब यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं इसको सब्ट्रैक्शन। अब दूसरे के अंदर पुट होगा, 2 पुट होगा, तो वो क्या हो जाएगा, 32
अपॉन 5 हो जाएगा, और 32/5 फिर प्लस इसके अंदर पुट हो रही है लिमिट्स, इसके अंदर लिमिट्स पुट हो रही हैं, तो 2 जब पुट होगा उसके अंदर तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और फिर आगे y में पुट होगा तो 16/3 हो जाएगा, माइनस फिर -1 जब पुट होगा उसके अंदर तो क्या आंसर आएंगे हमारे पास, -1/5 हो जाएगा। ये डायरेक्टली आप कैलकुलेटर पुट कर करके आप निकाल सकते हैं। अब ये सारा का सारा जो कुछ आया है इसको आप कैलकुलेटर पुट करें कैलकुलेटर में, तो आपके पास डायरेक्टली आंसर आ जाएगा। वरना अगर हम इसको अलग अलग भी हम कर सकते हैं, बेहतर है कि हम दिखा दें। 8 नंबर का क्वेश्चन है, डिटेल्ड वर्किंग इसका मतलब उससे मांगी है। इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसका तो पहले का आंसर आ जाएगा 39 आ जाएगा पहले का आंसर, और दूसरे का आंसर आ जाएगा 78/5। फिर इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 117/5 ठीक है जी, हो गया ये क्वेश्चन। अच्छा जी, अब हम, ये तो चले हो गया है, इसको मैं क्लियर कर रहा हूँ, आई होप क्लियर हो गया होगा। ये कौन सा क्वेश्चन आपका, ये क्वेश्चन नंबर 8 था, ये हम लोगों ने किया है अभी। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में ये हो रहा है कि द सर्कल पासेस थ्रू द पॉइंट PQR विद कोऑर्डिनेट्स। अच्छा जी, अब इसका मतलब है कि लेट्स सपोज मैं अगर एक एक्सेस पे जाता हूँ और -2 लेट्स सपोज -2 जो है ना वो यहाँ पर है, और 2 और 4, तो 2 और -4 यहाँ पर आ जाएगा लेट्स सपोज, ठीक है। 7 और 1, 2 ये रहा, तो 3 4 5 7 ये रहा 1, चलो ठीक है, ये हो गया। तो एक सर्कल है, वो क्या हो रहा है कि इन पार्ट्स में से टच होता हुआ जा रहा है। सर्कल पासेस थ्रू द पॉइंट PQR विद कोऑर्डिनेट्स दिस रिस्पेक्टिवली। अच्छा, अब इसमें क्या रहा है कि P और Q का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये P है ये Q है, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना है। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के लिए तो आपको पता है कि ग्रेडियंट निकालेंगे हम, तो हम ग्रेडियंट को रेसिप्रोकेट कर देंगे और मिड पॉइंट हमें चाहिए होगा। तो P और Q, इसका अगर मैं निकालूं ग्रेडियंट तो ये हो जाएगा -4 -2/2 -2 is equal to -2/4 which is this, और परपेंडिकुलर है तो ये रेसिप्रोकेट होकर सिंबल चेंज हो जाएगा, तो ये ग्रेडियंट हो जाएगा। और बाइसेक्टर है तो मिड पॉइंट हम निकालेंगे इन दोनों का, तो मिड पॉइंट जब निकलेगा तो ये होगा -2 और +2/2, और ये हो जाएगा -2 -4/2, तो ये हो जाएगा 0 और -3 और 2, ठीक है जी। चले, वो उसकी जरूरत ही नहीं पड़ी, वो एक्सेस मैंने वैसे ड्रॉ कर दिया तो उसकी जरूरत ही नहीं है, तो स्ट्रेट इसी तरीके से होगा। अच्छा, अब इसका हम क्या करेंगे, हम इसकी इक्वेशन बनाएंगे। तो इक्वेशन इस तरीके से होगी, y -3 इज इक्वल टू ग्रेडियंट x माइनस x। सो हो गया y+3 इज इक्वल टू 2x, y इज इक्वल टू 2x माइनस 3, ठीक है। ये इसका फर्स्ट पार्ट हो गया है। तो अब ये तो इक्वेशन आ गई हमारे पास, और अब आगे देखते हैं अगले पार्ट में क्या बात हो रही है। y इज इक्वल टू 2x माइनस, तो ये तो आ गई इक्वेशन। अब कह रहा फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंटर ऑफ सी, सेंटर ऑफ सी। अच्छा, मैंने अभी जो कोऑर्डिनेट्स बनाए भी थे, मैं दोबारा अब यहाँ पे उसकी जरूरत पड़ेगी। एक कोऑर्डिनेट यहाँ पर था, ठीक है, और मैं अगर बनाता चलूँ, दूसरा यहाँ पर था, फिर तीसरा जो है ना वो यहाँ पर था, ठीक है। अच्छा, अब इसको अगर हम करें सर्कल, हम इसका बनाएं तो ये यूं करके एक सर्कल बन जाएगा हमारे पास, सही है। इन दो पॉइंट्स पे, ये जो 2 पॉइंट्स है, इसका हमने बाइसेक्टर बना दिया था, और इनका बाइसेक्टर जो है ना वो अगर मैं बनाऊं तो लाइक इस तरीके से एक बाइसेक्टर मेरे पास बन जाएगा इसका। थोड़ा सा वो हो गया, एक मिनट ठहरे, स्केच में कर रहा हूँ तो इस वजह से एग्जैक्ट नहीं बन पा रहा हूँ। तो मैं अगर कहूँ तो ठीक है, यूं करके बन गया, सही। और इसको भी मैं कर देता हूँ जरा हल्के, एक मिनट ठहरे यार, इसका प्रॉपर सर्कल मैं बना देता हूँ आपके लिए। ये हो गया। अब इसके अंदर लेट सपोज एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, तो ये हो गया आपका, ये दोनों पॉइंट्स आपस में मिल गए, और एक पॉइंट जो है ना वो यहाँ पर है।
अब इसका जो बाइसेक्टर बनाएंगे हम, लेट्स सपोज इसका पॉइंट का बाइसेक्टर ये बन गया, थोड़ा चेंज हो जाएगा, लेट्स सपोज ये बाइसेक्टर बन गया। ठीक है जी, सही है। अच्छा, ये P है, ये Q है, ये R बन गया हमारे पास। इसको अगर हम देखें तो ये सॉर्ट ऑफ अ ट्राइंगल बन गया है। ठीक है, इसको अगर देखें ना तो ट्राइंगल बन गया। अच्छा, अब यहाँ पे ना एक रूल है जो डिस्कस हुआ होगा पहले भी, कि जब हम किसी सर्कल के अंदर हमारे पास इस तरह ये एक ट्राइंगल बन रहा है और वो ट्राइंगल जो है वो 3 डिफरेंट उसके सर्कमफ्रेंस के ऊपर वो लग रहा है, तो अगर हम इसका बाइसेक्टर निकालेंगे ना, तीनों साइड्स का या 2 साइड्स का, तो वो बाइसेक्टर्स एक दूसरे को से जब एक दूसरे को क्रॉस करेंगे तो वो सेंटर ऑफ द सर्कल पे एक दूसरे को क्रॉस करेंगे। अब इसके लिए हमें काम करते हैं, हमारे पास ऑलरेडी पी क्यू की जो है वो बाइसेक्टर, तो पी क्यू का हम निकाल चुके हैं। अब हम एक काम करते हैं, पी आर का बाइसेक्टर निकालते हैं हम। सो पी आर का बाइसेक्टर निकाल के उसकी इक्वेशन हम बनाते हैं। सो पी आर के अंदर पी जो है उसके कोऑर्डिनेट्स क्या है हमारे पास, -2 एंड -2 है, और आर के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास क्या है, 7 और 1 है हमारे पास। तो अब इसका जो ग्रेडियंट निकलेगा, ग्रेडियंट क्या निकलेगा इसका, मैं डायरेक्टली चलें मिड पॉइंट पहले निकालते हैं। मिड पॉइंट इसका हो जाएगा -2 प्लस 7/2 और -2 प्लस 1/2, तो ये हो जाएगा 5/2 और -1/2। ये इसके दो कोऑर्डिनेट्स आ गए। और ग्रेडियंट की हम बात करें तो ग्रेडियंट क्या होगा, 1 -2 अपॉन 7 -2, तो 3/9 जो कि हो गया 1/3। ठीक है, अब 1/3 हो गया तो इसका क्या होगा, ये रेसिप्रोकेट होके चेंज हो जाएगा तो -3 बन जाएगा। तो अब इससे हम इक्वेशन बनाते हैं, y -1/2 इज इक्वल टू -3 और x -5/2। इसको सॉल्व करते हैं तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो -3x और प्लस 15/2 और -1/2, तो ये हो जाएगा y इक्वल्स टू -3x और ये हो गया। ठीक है, ये इक्वेशन मेरे पास बन गई, सही। अब ये इक्वेशन जो है ये बेसिकली एक बाइसेक्टर है, और दूसरा बाइसेक्टर हमारे पास क्या है वो हम निकाल चुके हैं पहले ही, वो है 2x-3। यहाँ पे ये रही हमारे पास 2x-3। अब इन दोनों इक्वेशंस को हम साइमल्टेनियसली सॉल्व करते हैं। मैं इसको साफ कर देता हूँ ताकि थोड़ा क्लैरिटी आ जाए। ठीक है जी। अच्छा जी, ये यहाँ से अच्छा जी, ये यहाँ से मैं उठाता हूँ अभी। ठीक है, ये यहाँ पे आ गई हमारे पास इक्वेशन। अच्छा जी, y की वैल्यू हमारे पास है तो ये 2x-3 इज इक्वल टू -3x प्लस 7 हो जाएगा, साइड चेंज होंगी, +3x हो जाएगा इज इक्वल टू 7 प्लस 3, 5x इज इक्वल टू 10 हो गया, x इज इक्वल टू 2। तो ये हमारे पास 2 आ गया हमारे पास। अब वापसी इसको पुट करेंगे किसी एक इक्वेशन में, सो हमारे पास y आ जाएगा, तो 4 और 3, तो 2 और 1 ये बेसिकली हमारे पास सेंटर ऑफ द सर्कल है। ठीक है जी, सो ये क्वेश्चन भी हो गया। अब हम मूव करते हैं टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या डिस्कशन हो रही है। अच्छा जी, water is poured into a container at a constant rate of 8 centimeter cube per second. The volume of water in the container is given by this equation. ठीक है। अच्छा जी, तो अब क्या चाह क्या रहे हैं ये, बल्कि एक मिनट ठहरे, इसके अंदर एक पार्ट सॉरी रह गया था, इसमें एक पार्ट रह गया, सॉरी एक पार्ट रह गया इसमें, जो मेंशन नहीं है, तो उसको हम करते हैं। वो एक पार्ट जो रह गया वो है इक्वेशन ऑफ सी, इक्वेशन ऑफ द सर्कल की बात हो रही है। तो सेंटर हमारे पास आ चुके हैं, 2 और 1 हमारे पास सेंटर आ चुके हैं, तो x माइनस हमारे पास हो जाएगा 2 स्क्वायर इक्वेशन ऑफ द सर्कल, और हमारे पास y-1 सॉरी y-1 होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब रेडियस हम लोगों ने निकालना है, तो अब रेडियस किस तरीके से निकलेगा,
मैं सेंटर आया ना, तो ये लेट्स सपोज ये सेंटर है, तो सेंटर से मैं किसी भी तरफ निकल जाऊंगा, क्योंकि कोई भी किसी भी डायरेक्शन में जाऊंगा ना, कोऑर्डिनेट के साथ लगूंगा तो उसका डिस्टेंस निकालूंगा। तो लेट्स सपोज मैं निकल जाता हूँ जनाब 2 1 की तरफ, इसकी तरफ -2 2 की तरफ चला जाता हूँ, ठीक है। मतलब सेंटर से किसी भी सर्कमफ्रेंस की तरफ मैं जाऊंगा तो क्या आ जाएगा मेरे पास, डिस्टेंस उसका निकालूंगा तो रेडियस आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 माइनस -2 का स्क्वायर और प्लस 1 माइनस -2 का स्क्वायर। तो ये हो गया 4 4 का स्क्वायर 16 हो गया, और 1 ये 9 हो गया। तो ये कितना हो जाएगा, ये 25 हो गया, तो 5। तो इट मीन्स कि रेडियस मेरे पास क्या आ गया, आर 5 आ गया। तो यहाँ पे मैं 5 लगा दूंगा। ये हो गया इसका लास्ट पार्ट, ठीक है। अब आ जाते हैं इसकी तरफ। अब इसमें बात हो रही है कि रेट एट विच द हाइट, या इसके अंदर क्वेश्चन में अगर देखें क्या बोला, फाइंड द रेट एट विच द हाइट और द वाटर इज इंक्रीजिंग। इसका मतलब देखिए रेट आ गया, तो ये डिफरेंशिएशन के अंदर रेट ऑफ चेंज है। तो हाइट की रेट की बात हो रही है, तो डी एच अपॉन डी टी हम लोग निकालेंगे इसके अंदर। अच्छा, डी एच अपॉन डी टी अगर निकालेंगे तो सबसे पहले तो वेरिएबल्स देखते हैं कौन कौन से यूज हो रहे हैं। वी यूज हो रहा है, एच यूज हो रहा है, तो इसका मतलब है कि डी वी अपॉन डी एच भी चाहिए होगा। डी एच ऑलरेडी आ चुका, तो डी वी अपॉन डी टी भी चाहिए होगा। तो ये सारी चीजें चाहिए होंगी। अच्छा, अब इसके अंदर एक अननोन है। अननोन कौन सा है, अननोन तो सिंपली यही है उन्होंने पूछा है, तो ये हम निकालेंगे, और इन दोनों में से एक निकालेंगे और एक गिवन होगा। तो अगर देखें तो एक और रेट हमें गिवन है, ये देखें रेट गिवन है। किसका रेट गिवन है, ये किस वाटर इज पोर्ड इनटू अ कंटेनर एट अ कांस्टेंट रेट। बेसिकली जो ये वॉल्यूम जो है, जिस जिस रेट से वॉल्यूम उसके अंदर जा रहा है, तो ये है बेसिकली। तो इसको हम इस तरीके से लिखेंगे। लिखने का तरीका यही है कि ये जो शुरू वाला है इसके साथ हम टी लगा देंगे, और फिर आगे डी वी अपॉन डी एच हो जाएगा, और डी एच अपॉन डी टी हो जाएगा। चेन रूल इसी तरीके से हम लोग लिखते हैं। अच्छा, अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन के अंदर अगर हम देखें तो ये वॉल्यूम का रेट है, तो वॉल्यूम का रेट ऑफ चेंज यहाँ मैंने लिख दिया है डी टी इज रिप्रेजेंटिंग रेट, चेंज इन रेट, ठीक है। अच्छा, अब ये 8 यहाँ पे आ जाएगा, और इस तरीके से डी वी अपॉन डी एच किस तरह निकलेगा, उसके लिए मैं इसको करूंगा, डिफ्रेंशिएट करूंगा, तो डी वी अपॉन डी एच। तो ये क्या हो जाएगा, इसकी ब्रैकेट अगर हम बल्कि कॉमन ले लिया हम लोगों ने, तो अगर अंदर डिफ्रेंशिएट होगा तो एच स्क्वायर 2h हो जाएगा, और वो 8 हो जाएगा। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3h, और प्लस 8 3/2 मल्टीप्लाई बाई 8 होगा, तो क्या हो जाएगा 3h प्लस 12 हो जाएगा, डी एच अपॉन डी वी अपॉन डी एच। अच्छा, और h की उन्होंने वैल्यू दी हुई है हमें, तो h की वैल्यू 4 है, तो क्या हो जाएगा, ये 4 से 12 24 हो जाएगा ये हमारे पास। यहाँ पे 24 आ जाएगा इंटू डी एच अपॉन डी टी, ठीक है। अब 24 वहां जाके डिवाइड हो जाएगा, सो आ गया मेरे पास ये 1/3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, क्योंकि हमारी सारी डिस्कशंस किस में हो रही थी, किस यूनिट में हो रही थी, सेंटीमीटर्स के अंदर हो रही थी, सेंटीमीटर्स के अंदर, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसके बाद इसका लास्ट पार्ट है। लास्ट पार्ट में क्या डिस्कशन हो रही है, नहीं इनफैक्ट 2 पार्ट्स रहते हैं अभी हमारे पास। अच्छा, द एरिया ऑफ द कार्ड shown in the diagram consists of a rectangle x by y with an equilateral triangle of x। equilateral triangle इसका मतलब है कि ये भी x है, ये भी x है, ये एक ट्राइंगल है ना, equilateral triangle है, और ये भी equilateral triangle है, x x x, ठीक है, x x x, ठीक है। अच्छा, अब ये तो हो गया है, तो नीचे भी सारा का सारा y हो जाएगा ये हमारे पास। अच्छा, अब क्या हो रही है इसके अंदर, शो दैट द एरिया ऑफ द कार्ड इज दिस। हमने एरिया शो करना है, और पैरामीटर हमें दिया हुआ है। तो जो चीज वो मांग रहा है हमसे, हम एक काम करते हैं पहले, तो वो फॉर्मूला लगाते हैं कि वो मांग क्या रहा है, और फिर उसमें जो मिसिंग होंगे हम उसकी तरफ जाएंगे। तो इसका हम फॉर्मूला पहले लगाते हैं। अब यहाँ पे ये पोर्शन तो है मेरे पास रेक्टेंगल, इस पूरे का एरिया चाहिए ना, ये तो है रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल तो हो गया सिंपल, एक्स इंटू वाई प्लस, अब ये जो दूसरा है मेरे पास पोर्शन, ये वाला,
ये और ये क्या है? ये ट्राइंगल्स है और इक्विलेटरल ट्राइंगल्स है। इक्विलेटरल ट्राइंगल है, एंगल्स इक्विलेटरल का मतलब है कि एंगल 60 होगा। तो हम यूज करते हैं, साइन लॉ यूज करते हैं, x इंटू साइन 60, और दो सेम ट्राइंगल्स है तो इंटू 2 हो जाएगा। तो एक्स वाई इज प्लस, और ये कैंसिल हो गया, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और साइन 60 की वैल्यू क्या होगी? √3/2। तो ये हो गया हमारे पास √3/2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई। उनको जो चाहिए, इसको अगर देखें, इसमें कहीं पे भी वाई नहीं है, विच मीन्स कि हम पहले एक काम करेंगे, अब वाई निकालेंगे, ठीक है। अब वाई के लिए वाई किस तरीके से हम निकालेंगे, उसके लिए अब देखते हैं, वर्किंग करते हैं। अब पैरामीटर दिया हुआ है उन्होंने, पैरामीटर ऑफ द कार्ड दिया हुआ है, तो इसका मतलब हम पहले पैरामीटर जरा निकालते हैं सारा का सारा। अच्छा जी। अच्छा, पैरामीटर में क्या होता है कि आपको अच्छी तरह पता है कि हम आउटसाइड पार्ट की बात कर रहे होते हैं ना, इनसाइड तो होता ही नहीं है। तो पैरामीटर में हम ये निकाल लेंगे, ये निकाल लेंगे, ये निकाल लेंगे, ये 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 सब जब ऐड होंगे ना तो पैरामीटर बन जाएगा। इसका मतलब है कि पैरामीटर क्या होगा, p इज इक्वल टू कितने x हैं, 1 2 3 4, 4x हैं तो 4x हो जाएगा, और y 2 है, तो ये पैरामीटर हो गया। अच्छा, 4x प्लस 2y। अब इसको अब और ये p की वैल्यू क्या है, 26 है, गिवन है क्वेश्चन के अंदर। हमें y नहीं चाहिए, तो y नहीं चाहिए तो यहाँ से हम y को पहले तो हम यहाँ से कॉमन निकाल लेते हैं ताकि ये बात ही निपटा दें। 2 से सबको डिवाइड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 13 इज इक्वल टू 2x प्लस वाई। 13 माइनस 2x इज इक्वल टू वाई। अब y की जगह हम यहाँ रिप्लेस कर देंगे, क्योंकि y जो वो मांग रहा है उसके अंदर तो y है नहीं, तो हम y की जगह क्या कर देंगे, 13 माइनस 2x डाल देंगे। अब जब इसको हम ओपन करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 13x माइनस 2x स्क्वायर। अब उनकी क्या रिक्वायरमेंट है भाई, उनकी रिक्वायरमेंट सिंपली यही वाली है, बस एक्स स्क्वायर एक साथ हो जाएगा। तो इसमें से एक्स स्क्वायर और यहाँ से एक्स स्क्वायर जब कॉमन निकलेगा, पीछे क्या बच जाएगा, √3/2 माइनस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 13x। तो ये उनको जो चाहिए था वो आ गया, ठीक है जी। फर्स्ट पार्ट तो हो गया जो इनकी रिक्वायरमेंट थी। अब वो क्या चाहिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ x करेक्ट टू सिग्निफिकेंट नंबर्स फॉर विच वैल्यू ऑफ a इज मैक्सिमम। देखिए, मैक्सिमम की जो बात कर रहा है, इसका मतलब है कि हम क्या करेंगे, इसका डेरिवेटिव लेंगे, डबल डिफरेंशिएशन हम करेंगे। पहले हम डेरिवेटिव लेंगे इसका विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये तो एज इट इज पड़ा हुआ है, क्योंकि इसके साथ जो x है वो सॉल्व होगा, ये तो 2x हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से ये 13 हो जाएगा। फिर अगेन हम इसका जब डेरिवेटिव लेंगे तो क्या हो जाएगा, डबल डिफरेंशिएट करेंगे ना इसको, क्योंकि वो हमसे मैक्सिमम वैल्यू की बात कर रहा है। नहीं, सॉरी, नेचर नहीं पूछ रहा, मैं समझा नेचर पूछ रहा है। वो ये पूछ रहा है कि जब मैक्सिमम होगा तो मैक्सिमम के ऊपर क्या वैल्यूज होंगे। तो मैक्सिमम जब भी होता है तो मैक्सिमम के ऊपर हम क्या करते हैं, इसको ग्रेडियंट को हम जीरो कर देते हैं ना। तो ग्रेडियंट जब जीरो होगा तो वो टर्निंग पॉइंट आ जाएगा, तो टर्निंग पॉइंट हमारे पास मैक्सिमम होगा, इसको हम जीरो कर देते हैं, और पीछे हमारे पास क्या बच जाएगा, 2 माइनस 2 2x प्लस 13। तो अब ये 13 दूसरी तरफ जाएगा, मैं ऊपर से मिटा रहा हूँ, नीचे जगह खत्म हो गई है। अच्छा जी, अब यहाँ से 13 यहाँ पे आ जाएगा, और 13 से मैं डायरेक्टली इसको पूरे को मल्टीप्लाई कर दे डिवाइड कर देता हूँ, इक्वल्स टू 2x यहाँ पे रह जाएगा। तो कैलकुलेटर के अंदर जब इसको हम पुट करेंगे, इसको पुट करके कैलकुलेटर में सॉल्व करता हूँ, -13 अपॉन √3/2 और -2। ओके, तो ये आ जाएगा हमारे पास आंसर इसका, इसका आंसर आ रहा है 2 × 4 प्लस √3 इक्वल्स टू x, और ये 2 भी यहाँ आके डिवाइड हो जाएगा, तो 4 प्लस √3 हमारे पास आंसर आ रहा है।
इसको जब मैं करूंगा फर्दर सॉल्व तो 5.73 इसका आंसर आ गया है और ये हमारा सॉल्व हो गया है कि जी। तो ये पूरा का पूरा पेपर हमारा सॉल्व हो गया।